तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वह राजस्थान में जो राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसी से संबंधित है। टाइटल दिया गया है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है अनअक्सेप्टेबल, जो कि आप स्वीकार न कर सको, जो कि स्वीकार करने लायक ना हो, उसे बोलते हैं बियॉन्ड द पेल। अशोक गहलोत हैज़ मैनेज द क्राइसिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, इन्होंने राजस्थान में ये जो राजनीतिक संकट चल रहा था ना, क्राइसिस का मतलब संकट, उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया है। बट लेकिन राजस्थान इज इन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल ड्रामा। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबा। भाई कोई भी चीज़ जब एक लंबे समय तक चलती है ना तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। लेकिन राजस्थान एक लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक नाटक में अभी भी बना हुआ है। द एमरजेंस, एमरजेंस का मतलब होता है निकलना, उभर के सामने आना। ऑफ परपटेड, परपटेड का मतलब होता है कथित, है ना, कथित, जिनके बारे में कहा जा रहा है, भाई किसी इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। एविडेंस, यानी कि कुछ ऐसे एविडेंस हमारे सामने आए हैं, है ना, कुछ ऐसे एविडेंस हमारे सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है क्या, ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है विधायक या फिर सांसदों की खरीद फरोख्त, उसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। टू इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब होता है निर्मित करना। स्प्लिट का मतलब है विभाजन, है ना, किसी चीज को दो भागों में बांट देना। इन द राजस्थान कांग्रेस, कि भाई राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उसको विभाजित करने के लिए जो है कुछ निर्मित किया जा रहा था। क्या निर्मित किया जा रहा था? हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी। इस बात के जो है, इस तरह के जो है कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ प्रमाण जो है कुछ वे निकल के सामने आ रहे हैं। और उसके बाद में एंड द सब्सीक्वेंट मूव्स, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, और उसके बाद में जो कदम उठाए गए बाय द कैंप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। यहाँ पे कैंप का मतलब है खेमे, खेमा, कि भाई एक तो खेमा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और दूसरा खेमा है सचिन पायलट का, और इन दोनों के खेमों की तरफ से जो कदम उठाए गए, है ना, एंड हिज, अशोक गहलोत का खेमा हो गया और दूसरा खेमा है एंड इज फॉर्मर का मतलब है पूर्व डिप्टी, है ना, ये पूर्व में क्या थे, ये सचिन पायलट जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट। तो इन दोनों ने जो कदम उठाए हैं बाद में, इन दोनों के कदमों ने ये दिखाया है दैट देयर आर ऑलवेज फ्रेश ट्रिक्स अप द स्लीव्स। अब ये जो ईडियम लिखी हुई ना, फ्रेश ट्रिक्स अप द स्लीव्स, इसका मतलब होता है सीक्रेट प्लान। फ्रेश ट्रिक्स अप द स्लीव्स का मतलब होता है सीक्रेट प्लान ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, कि भाई ये जो भारतीय राजनेता हैं इनके पास हमेशा से कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान होते हैं। ये जो कुछ हमें देखने को मिला, तो इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि कथित तौर पर हमारे सामने कुछ ऐसे एविडेंस आए हैं जिनके जो ये दिखाते हैं कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही थी और उसके माध्यम से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जो है विभाजित करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो दोनों खेमे हैं, इन दोनों ने जो कदम उठाए, उन कदमों के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है कि भाई कि भारतीय राजनेताओं के पास हमेशा से कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान्स होते हैं। द अपोजिंग साइड्स हैव प्रेजेंटेड, कि दोनों विरोधी पक्षों ने, मिस्टर गहलोत के पक्ष ने और मिस्टर सचिन पायलट के पक्ष ने, दोनों ने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। वेराइंग का मतलब है विविध, अकाउंट्स का मतलब है कि भाई विविध बातें कही है उन्होंने ना, अकाउंट का मतलब है लेखा जोखा या जो बातें उन्होंने कही है ना, ऑफ वेराइंग अकाउंट्स ऑफ व्हाट लेड टू का मतलब है कि वो क्या बात थी जो कि कारण बनी, ऑफ व्हाट लेड टू द पॉलिटिकल क्राइसिस, कि भाई राजस्थान में ये जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ तो यह संकट किन बातों के चलते पैदा हुआ, कौन सी बातें थी ऐसी। इन बातों के संबंध में अशोक गहलोत के खेमे ने और सचिन पायलट के खेमों ने विविध बातें कही है, अलग अलग बातें कही है, अलग अलग अकाउंट्स उन्होंने दिए हैं। दैट कंटिन्यूज टू प्ले आउट, और अभी भी ये संकट जो है बना हुआ है ना, इस संकट के संबंध में उन्होंने विभिन्न बातें कही है और ये संकट अभी भी बना हुआ है, कंटिन्यूज टू प्ले आउट। आगे देखते हैं। बट सम एलिमेंट्री फैक्ट्स, लेकिन कुछ प्राथमिक तथ्य, बट सब एलिमेंट्री फैक्ट्स अपीयर इंक्रीजिंगली सेल्फ एविडेंट, लेकिन इन्होंने कोई भी, भाई अशोक गहलोत की तरफ से कुछ भी बातें कही गई हो, सचिन पायलट की तरफ से कुछ भी बातें कही गई हो, लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि कुछ बातें हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप में प्रमाण हैं। बट सम एलिमेंट्री फैक्ट्स, कुछ प्राथमिक तथ्य हैं, अपीयर जो कि प्रतीत होते हैं, इंक्रीजिंगली सेल्फ एविडेंट का मतलब है वे अपने आप में स्वतः प्रमाण हैं। मिस्टर पायलट हैज बीन एक्टिंग इन टेंडम, इन टेंडम का मतलब होता है, जब इन टेंडम का मतलब होता है साथ में काम करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है इफ नॉट इन कॉन्नाइवेंस, कॉन्नाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत होना, अपराध में सहभागिता होना, कि क्या हम देखते हैं कि मिस्टर पायलट हैज बीन एक्टिंग इन टेंडम विथ द बीजेपी, कि मिस्टर पायलट जो है लगातार बीजेपी के साथ काम करते रहे हैं। मिस्टर पायलट हैज बीन एक्टिंग, कि मिस्टर पायलट जो है लगातार बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं।
हो सकता है वे जो है बीजेपी के साथ उनकी किसी तरह की कोई मिली भगत नहीं हो, लेकिन फिर भी वे बीजेपी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इन टेंडम का मतलब है साथ साथ, बीजेपी पार्टी और मिस्टर पायलट जो है साथ साथ काम कर रहे हैं। दो, यद्यपि देयर कैन बी अ डिस्प्यूट, हालांकि इस बात पर विवाद हो सकता है। डिस्प्यूट का मतलब है विवाद। रिगार्डिंग, किस बात को लेकर विवाद हो सकता है, किस संबंध में, रिगार्डिंग द एंड गेम, कि फाइनल नतीजा क्या होता है, कि फाइनल नतीजा क्या निकलता है, इस बात को लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन ये कुछ बातें हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि मिस्टर सचिन पायलट जो है वे लगातार बीजेपी के साथ जो है काम कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कि भाई बीजेपी के साथ मिलकर वो किसी तरह का कोई षड्यंत्र न बना रहे हो, कॉन्नाइवेंस न हो, लेकिन फिर भी इन टेंडम बीजेपी के साथ वे काम कर रहे हैं। ए चैरिटेबल व्यू ऑफ हिज एक्शंस, कि मिस्टर सचिन पायलट ने ये जो कुछ कदम उठाया राजस्थान की राजनीति में या कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जो कदम उठाया, उसको अगर हम एक उदार नज़र से देखें कि भाई मिस्टर सचिन पायलट ने ऐसा क्यों किया, उसको हम एक उदार रवैये से देखें, तो उसका कारण ये हो सकता है दैट ही मेयरली का मतलब है कि वह मात्र वांटेड, कि वह ये सिर्फ यह चाहते थे टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप, कि कांग्रेस की जो केंद्रीय राजनीति है उस केंद्रीय राजनीति पर मिस्टर सचिन पायलट जो है दबाव डालना चाहते थे कि कांग्रेस की जो केंद्रीय राजनीति है वह हस्तक्षेप करे, टू इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आना। इन द प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबा, है ना, मैंने बताया ना एक लंबे समय से जो चल रहा हो। टर्फ वार का मतलब होता है एक तरह की लड़ाई जिसमें कि दो प्रतिद्वंदी एक क्षेत्र पर कंट्रोल करना चाहते हों। तो सचिन पायलट भी जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी करते रहे हैं, अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री की दावेदारी करते रहे हैं। तो एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन तो कि भाई सचिन पायलट ने ये क्यों किया, उनका एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है कि सचिन पायलट जो है एक तरीके से कांग्रेस की जो केंद्रीय राजनीति है उस पर दबाव डालना चाहते थे कि कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति से जुड़े हुए लोग जो हैं वे बीच में आए, और ये जो युद्ध चल रहा है ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, इस युद्ध को जो है एक तरीके से निपटाने की कोशिश करें, है ना। ही हैज़ बीन, है ना, एक टफ वार, ही हैज़ बीन फाइटिंग विथ मिस्टर गहलोत, कि वह युद्ध जो कि वे लगातार मिस्टर गहलोत के साथ लड़ रहे हैं। किस बात के लिए चल रहा है युद्ध, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए। अगला देखते हैं। एंड इट इज सर्टेनली नॉट बियॉन्ड कंप्रीहेंशन, देखो यहाँ पे आया नोट और यहाँ पे आया बियॉन्ड, दो बार, एक बार नोट आ गया एक बार बियॉन्ड आ गया, तो सेंटेंस जो है पॉजिटिव हो गया। दो बार नेगेटिव आ जाते हैं ना तो सेंटेंस बन जाता है पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ और निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब है निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से यह बात भी समझ के बाहर नहीं है, यानी कि यह बात भी आसानी से समझ में आने लायक है। कौन सी बात, दो ए बिट स्टार्टिंग, हालांकि ये बात जो है थोड़ी सी चौंकाने वाली है। ए बिट स्टार्टलिंग का मतलब है चौंकाने वाली। दैट ही एंड द बीजेपी हैव बीन कोल्यूडिंग, कि वह यानी कि सचिन पायलट और बीजेपी जो है कोल्यूडिंग का मतलब है एक तरीके से कपट पूर्वक कार्य करना, कपट संधि, साजिश रचना। हालांकि यह बात चौंकाने वाली है कि वह और बीजेपी जो है एक साजिश रचते रहे हैं, हैव बीन कोल्यूडिंग, कि वे लगातार जो एक साजिश रच रहे हैं टू नॉक डाउन का मतलब है गिराना। किस चीज को गिराने के लिए साजिश रच रहे हैं बीजेपी और सचिन पायलट, द गवर्नमेंट, उस सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की ना, राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना उसे गिराने की साजिश। ही हिमसेल्फ वाज, यहाँ पे ही आया है सचिन पायलट के लिए, ही हिमसेल्फ वाज पार्ट ऑफ अंटिल ए फ्यू डेज अगो, कि कुछ दिनों पहले तक सचिन पायलट जिस सरकार का हिस्सा थे उसी सरकार को गिराने के लिए सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं। यह बात भी जो है ना समझ से बाहर नहीं है, ये बात भी जो है हम जो कुछ देखते हैं ना उसे आसानी से समझ में आती है। द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज, अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्यों ये बात हमें समझ में आती है आसानी से कि बीजेपी पार्टी और सचिन पायलट जो है कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में, कि अगर हम जो भी एक्टिविटीज, जो भी घटनाक्रम हमारे सामने है उस घटनाक्रम पे अगर हम नजर डालें, द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज एंड द कैरेक्टर्स, है ना, ऑल पॉइंट टू, कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इस घटना से जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं, है ना, जो कुछ भी गतिविधियां हमें देखने को मिली, ये सब की सब इशारा करते हैं, ऑल पॉइंट टू द ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक, है ना, कि भाई जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन खींच दी मैंने, तो ये क्या हो गया, ओवरलैप कर गए। ओवरलैप बिटवीन हिज प्लान्स एंड द बीजेपी, कि भाई सचिन पायलट के जो प्लान हैं और बीजेपी के जो प्लान हैं वे ओवरलैप कर रहे हैं, वे एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। ये हम कह सकते हैं वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं पर नजर डालकर ये बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। आगे देखते हैं। इवन बिफोर मिस्टर पायलट मेड पब्लिक हिज डिस्प्लेजर, इवन बिफोर मिस्टर पायलट मेड पब्लिक हिज डिस्प्लेजर, कि मिस्टर सचिन पायलट ने
अपनी नाराजगी को जो है सार्वजनिक रूप से जाहिर किया विथ मिस्टर गहलोत, कि मिस्टर पायलट की मिस्टर गहलोत के प्रति जो डिस्प्लेजर है, जो नाराजगी है, उसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाहिर किया। उसके पहले द एमएलए सपोर्टिंग हिम, जो भी एमएलए मिस्टर सचिन पायलट के समर्थन में थे, वर राउंडेड अप, उनको एकत्रित किया गया। कहाँ पर एकत्रित किया गया? इन ए रिसोर्ट, एक होटल में, इन बीजेपी रूल्ड हरियाणा, बीजेपी शासित हरियाणा राज्य में, यानी कि बीजेपी में हरियाणा की, यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी शासित हरियाणा राज्य में वे एमएलए जो कि सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं, उन एमएलए को एक होटल में इकट्ठा किया गया। तो ये घटनाएं क्या बताती हैं? ये घटनाएं दिखाती हैं कि भाई बीजेपी और सचिन पायलट के बीच में कुछ चल रहा है। रेजिंग ए ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? शिकायत, कष्ट, है ना। रेज का मतलब है उठाना। रेजिंग ए ग्रीवेंस विद इन द पार्टी वेदर विथ द सेंट्रल लीडरशिप और इन द लेजिस्लेटिव पार्टी, कि भाई आपको अगर कोई कष्ट है, आपको कोई शिकायत है, तो उस शिकायत को उठाना, है ना, उस शिकायत को जो है स्पष्ट रूप से कहना। वेदर विद द सेंट्रल लीडरशिप, चाहे आप उस शिकायत को केंद्रीय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बताना चाहते हो, और इन द लेजिस्लेटिव पार्टी। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब? लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि भाई हम बोलते हैं ना कि एक तरीके से लेजिस्लेचर आप कह सकते हो कानून निर्माण करने वाली सभा, है ना, कानून निर्माण करने वाली सभा, चाहे वो एक तरीके से संसद सभा हो या फिर विधानसभा हो ना, उसको बोलते हैं अपन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से ये जो विधानसभा है ना, उससे संबंधित है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई आपको आपका जो भी कष्ट हो, आपको आपकी जो भी शिकायत हो, चाहे केंद्रीय राजनीति से शिकायत हो, आपकी खुद की पार्टी है राज्यसभा विधानसभा में, उससे शिकायत हो, डिडंट नीड सच ए स्टेप, लेकिन आपको इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है, इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। किस तरह के कदम? कि आपने अपने विधायकों को जो है किसी होटल में इकट्ठा किया, है ना, हरियाणा में चले गए, इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। आगे देखते हैं। हिज सब्सिक्वेंट मूव, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में जो किया आपने, है ना, सब्सिक्वेंट का मतलब है फॉलोइंग। हिज सब्सिक्वेंट मूव्स, कि भाई बाद में सचिन पायलट ने जो कदम उठाए, ओनली रीइंफोर्स्ड का मतलब है मजबूती देना, किसी बात को और ज़्यादा ठोस करना, कि बाद में उन्होंने जो कदम उठाए उन कदमों से इस बात को मजबूती मिली। किस बात को मजबूती मिली? द सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब है डाउट, दैट मिस्टर पायलट हैड इट ऑल प्लान्ड आउट, कि मिस्टर सचिन पायलट ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, मिस्टर पायलट ने सब कुछ योजना पहले से ही बना रखी थी। फॉर ए जर्नी आउट ऑफ द कांग्रेस, कि मिस्टर पायलट ने कांग्रेस से बाहर जाने के लिए पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। दो यद्यपि हिज डेस्टिनेशन, हालांकि वे कांग्रेस पार्टी से निकल के जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन का मतलब है गंतव्य, मे स्टिल अपीयर फॉगी, फॉगी का मतलब है धुंधला, कि वे कांग्रेस पार्टी से निकल के जाना कहाँ चाहते हैं अभी भी स्पष्ट रूप से हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हम देखते हैं उस घटनाक्रम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भाई मिस्टर सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने का प्लान जो है पहले से ही बना लिया था। आगे देखते हैं। अनलाइक इन मध्य प्रदेश, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ उसकी तरह नहीं, अनलाइक इन मध्य प्रदेश, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? वेयर अ सिमिलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसी तरह की घटनाएं कुछ मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिली, है ना, कुछ महीनों पहले इसी तरह की घटनाएं हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिली, जो कि कारण बनी। लेड टू का मतलब जो घटनाएं कारण बनी। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, ढह जाना, ऑफ द कमलनाथ गवर्नमेंट, है ना, कमलनाथ गवर्नमेंट, यानी कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन अभी जैसा कि राजस्थान में हो रहा है ना राजनीतिक संकट, वैसा ही कुछ महीनों पहले हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। और उसके चलते क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ गवर्नमेंट जो है गिर गई थी। लेकिन फिर भी उस दौरान मध्य प्रदेश ने क्या किया? द कांग्रेस मैनेज्ड टू लिमिट द डैमेज, कि कांग्रेस ने किसी तरह से मैनेज कर लिया मध्य प्रदेश में कि उसको नुकसान कम से कम हो, यानी कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो हुआ मध्य प्रदेश में, उसकी सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि उसे कम से कम नुकसान हो। द स्टेट पुलिस, की मध्य प्रदेश में जो राज्य की पुलिस थी उसने क्या किया? एफआईआर फाइल की। किसके खिलाफ एफआईआर फाइल की? अगेंस्ट एन अलीज्ड मिडिलमैन। अलीज्ड का मतलब यहाँ पे कथित, है ना, कथित मिडिलमैन, है ना, कि भाई एक मिडिलमैन सामने आया है। मिडिलमैन का मतलब है बिचौलिया, है ना, बीच वाला आदमी जो होता है ना, कि एक मिडिलमैन सामने आया है कि भाई ये जो है ना एक तरीके से षड्यंत्र में शामिल था, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अलीज्ड का मतलब है ऐसा कहा जा रहा है उसके बारे में, तो उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बीजेपी यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई मध्य प्रदेश में। एंड एन एमएलए, और एक एमएलए हु हैज सिंस बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द कांग्रेस, और एक एमएलए
जिनको कि तब से ही, जब से मध्य प्रदेश में ये घटना हुई तब से ही कांग्रेस पार्टी से जो है सस्पेंड कर दिया गया, इनके खिलाफ भी जो है FIR दर्ज की गई। द राजस्थान पुलिस हैव सेट आउट का मतलब है शुरुआत करना, किसी यात्रा की शुरुआत करना, किसी जर्नी की शुरुआत करना। राजस्थान पुलिस ने भी शुरुआत कर दी है किस चीज़ की, टू प्रोक्यूर का मतलब है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, वॉइस सैंपल्स ऑफ MLAs हाउस्ड इन हरियाणा का मतलब है वे MLAs जिनको हरियाणा में होटल में ठहराया गया था, है ना, उसके लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने भी जुटाने शुरू कर दिए। क्या जुटाने शुरू कर दिए? आवाज़ के सैंपल्स। वे MLAs जिनको कि हरियाणा में होटल में ठहराया गया था, उन MLAs के वॉइस सैंपल्स को राजस्थान की पुलिस ने जुटाना शुरुआत कर दिया है। हु अलीजली फीचर इन ऑडियो क्लिप्स, हु अलीजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, है ना, ऐसा कहा जा रहा है, फीचर इन ऑडियो क्लिप्स, है ना, कि भाई राजस्थान पुलिस जो ऑडियो क्लिप्स जुटा रही है ना, उन ऑडियो क्लिप्स में उन MLAs की आवाज़ है जो MLAs हरियाणा में होटल में इकट्ठा हुए थे ना, दैट अपरेंटली इनक्रिमिनेट देम, है ना, और उनकी आवाज़ जो है वह स्पष्ट रूप से, अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, इनक्रिमिनेट का मतलब होता है दोषी ठहराना, देम इन द कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, यानी कि इन ऑडियो क्लिप्स में जो आवाज़ है वह अपरेंटली, है ना, ऊपरी तौर पर, प्रकट तौर पर, है ना, ऑब्वियसली, है ना, उसको बोलते हैं अपरेंटली इनक्रिमिनेट देम इन द कॉन्स्पिरेसी। तो वह जो आवाज़ है वह इन व्यक्तियों को षड्यंत्र में दोषी ठहराती है ना। तो राजस्थान पुलिस जो है जुटा रही है, उन वॉइस सैंपल्स को जुटा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ हमें देखने को मिला है? द स्पीकर, कि भाई राजस्थान विधानसभा में जो स्पीकर हैं, जो एक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया है मिस्टर सचिन पायलट को और 18 MLAs को। किस बात को लेकर नोटिस जारी किया गया है इन्हें? अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? अपना दल बदलना। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून के तहत मिस्टर पायलट और 18 MLAs को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है। कारण बताओ का, है ना। फॉर डिफाइन का मतलब है विरोध करना। द पार्टी विप, यहाँ पार्टी विप का मतलब है पार्टी की मीटिंग, एंड नॉट अटेंडिंग लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, है ना, कि भाई एक तरीके से विधानसभा पार्टी में जो मीटिंग्स हुई या फिर कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई, उन मीटिंग में हिस्सा न लेने के लिए, उन मीटिंग का विरोध करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ का आरोप लगाते हुए स्पीकर ने सचिन पायलट और 18 MLAs को नोटिस जारी किया है। इन एप्ली का मतलब है याचिका, बाय द पायलट कैंप, कि सचिन पायलट के खेमे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्होंने एक याचना की है। किससे? स्पीकर से। तो उस याचना के चलते राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने क्या किया है? द स्पीकर हैज़ इन्फॉर्म द हाई कोर्ट, राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को इस बात की जानकारी दी है दैट द टाइम टू रिप्लाई टू द नोटिस, भाई नोटिस जारी कर दिया गया इन लोगों को, सचिन पायलट को और 18 MLAs को नोटिस का जवाब देना होता है। लेकिन ये जो 18 विधायक हैं और सचिन पायलट है, इन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा और स्पीकर ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि भाई इन्हें जो है टाइम दे दिया जाए, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, है ना। तो रिप्लाई दैट द टाइम टू रिप्लाई टू द नोटिस विल बी एक्सटेंडेड टिल जुलाई 21। तो इनका जो टाइम है ना, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा बढ़ा देना समय सीमा को। तो इस नोटिस का, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो नोटिस सचिन पायलट और 18 विधायकों को जारी किया गया है, इसके रिप्लाई को, है ना, इसके रिप्लाई की समय सीमा को जो है 21 जुलाई तक बढ़ा दिए जाने के लिए स्पीकर ने हाई कोर्ट को कहा है। ऑल टुगेदर, साथ ही साथ, दिस हैज सेट द सीन फॉर मल्टीपल पोटेंशियली अगली कन्फ्रंटेशंस। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना। अब देखो ये जो कुछ हुआ है ना, कि भाई इनको नोटिस जारी कर दिया गया है ना, हाई कोर्ट में जो है बात चली गई है, हाई कोर्ट में बात चली गई है, कानूनी तौर पर जो है इसका फैसला होना है। तो अब देखो इनके माध्यम से कई जगह पे जो है ना हमें टकराव देखने को मिलेगा। दिस हैज सेट द सीन, यानी कि दिस हैज सेट द सीन फॉर मल्टीपल का मतलब है विविध। ये जो कुछ हुआ है इसके माध्यम से एक मंच तैयार हो गया है। किस बात के लिए? पोटेंशियली अगली। पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, अगली का मतलब है बुरा। कन्फ्रंटेशन, कि हमें कई जगह पर टकराव देखने को मिलेगा। बिटवीन टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में, ए स्टेट एंड द सेंटर, एक राज्य और केंद्र के बीच में, एंड द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, और न्यायतंत्र और एक तरीके से आप कह सकते हो कि विधानसभा के बीच में जो है हमें जगह जगह, कई जगह पे जो है हमें टकराव देखने को मिलेगा। रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम्स, इस बात की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना इसकी परवाह किए,
द फाइनल आउटकम्स, कि अंतिम परिणाम क्या निकल के आते हैं, कि भाई ये जो लीगल कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी, कि मामला हाई कोर्ट में चल गया है, दल बदल कानून का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो फाइनली जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके क्या परिणाम होते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब है कि ये जो विधानसभा में इनके खिलाफ जो कुछ कार्रवाई चलेगी उसके क्या परिणाम होंगे। इन परिणामों को तो आप एक तरफ रख दो, इनकी तो बात ही छोड़ो, है ना। देयर इज नो मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी बात को उचित ठहराना, किसी बात को सही ठहराना। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो घटना हुई इसको आप नैतिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से आप इस घटना को सही नहीं ठहरा सकते। फॉर दिस अनस्क्रपलस, अनस्क्रपलस का मतलब होता है नीतिहीन, अनस्क्रपलस का मतलब होता है नीतिहीन अटेम्प्ट टू डिसलॉज। देखो लॉज का मतलब क्या होता है, किसी को ठहराना, बोलते हैं ना हमने हमारे मेहमानों को लॉज में ठहराया हुआ है। डिसलॉज का मतलब है बाहर निकाल देना, है ना। डिसलॉज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है, राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट जिसको कि प्रजातांत्रिक रूप से चुना गया, प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाने के लिए यह जो नीतिहीन प्रयास हैं इनको किसी भी तरह से, चाहे नैतिकगत रूप से चाहे राजनीतिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। दैट दिस इज हैपनिंग, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यह हुआ, दैट दिस इज हैपनिंग, कि यह हो रहा है अ सेकेंड टाइम, दैट दिस इज हैपनिंग अ सेकेंड टाइम, कि यह दूसरी बार हो रहा है इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब है के बीच, ऑफ एन एडवांसिंग पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि एक और तो कोरोना वायरस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ सीमा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, चाइना के साथ सीमा संघर्ष जारी है। एंड एन इकोनॉमिक स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब है आर्थिक मंदी, और देश में लगातार आर्थिक मंदी बनी हुई है। और इन सारी घटनाओं के बीच में ये राजस्थान में जो कुछ हुआ ये दूसरी बार हुआ, तो ये जो है ना, ये जो घटना हुई दूसरी बार इज बियॉन्ड द पेल, इज बियॉन्ड द पेल का मतलब ये घटना जो है अनअसेप्टेबल है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दैट दिस गेट्स पास्ड ऑफ, पास ऑफ का मतलब है हैपन, है ना, होना, किसी चीज का घटित होना, एज ए फाइट फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी और रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट। देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मामला चाहे कुछ भी हो, कि यह घटना किसी भी तरह से गुजरे, है ना, एज ए फाइट फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी, कि भाई कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अगर हम लोकतंत्र की बात करें, कांग्रेस पार्टी के भीतर हम अगर लोकतंत्र की बात करें, तो चाहे कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र का मामला हो या फिर टैलेंट को पहचानने का मामला हो ना, रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट को पहचानने का मामला हो। टैलेंट को पहचानने के मामले से मतलब है कि भाई सचिन पायलट को लगता है, या फिर सचिन पायलट के जो विधायक हैं उनको लगता है कि भाई सचिन पायलट में टैलेंट था और इन्हें मुख्यमंत्री बनना था। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि चाहे मामला कुछ भी हो, कि चाहे एक तरीके से टैलेंट को पहचानने की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही प्रजातांत्रिक तरीकों से काम करने की बात हो, है ना, लेकिन जो कुछ भी हुआ है दैट दिस गेट्स पास्ड ऑफ, है ना, इज, ये जो कुछ भी हुआ इज जस्ट प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस का मतलब है बेतुका, बेहुदा, असंगत, है ना, कि मतलब ये कोई सार नहीं है इस बात का, जो कुछ भी हुआ ना ये बहुत ही असंगत है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। अब देखो हम आज देख लेते हैं इसका प्रयोग, देख लेते हैं किसका, ये बी जो है ना, BE है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारा, कई जगह हम इसका प्रयोग देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे जो जुड़े प्रश्न आते हैं। तो बी, देखो ये बी क्या है, एक तरीके की क्रिया है ये, है ना, इसके 8 रूप होते हैं। ये देखो बी, इज, एम, आर, ये जो है ना बी, इसी की अवस्था है ये, इज, एम, आर, है ना, ये प्रेजेंट अवस्था है बी की, है ना। वाजवर, ये है पास्ट अवस्था। इसके अलावा बीन, ये है परफेक्ट फॉर्म। इसके अलावा बींग, ये है ING फॉर्म। अब देखो तो ये बी के क्या है, विभिन्न रूप हैं बी के, है ना, कि अब देखो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है वर्ब की मूल अवस्था, वर्ब की मूल अवस्था जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन न किया गया हो, न तो उसमें SES लगाया आपने, न ED लगाया, न उसे परफेक्ट बनाया, कुछ नहीं किया, वर्ब की मूल अवस्था, जो कि ज़्यादातर टू के साथ में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि टू ईट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इन्फिनिट। जरूरी नहीं है टू के साथ लिखे, कभी कभी हम टू के साथ नहीं भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना उनमें हम टू के साथ ही प्रयोग में लाते हैं, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव, है ना। तो देखो जैसे कि बी की, है ना, इन्फिनेटिव फॉर्म तो हो गई बी, ईट है, जैसे कि डू है। अब इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी ईट्स,
डू की हो जाएगी डज, इसी तरह बी की इज आर एम। पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वाज वर, एट और डिड। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। तो बी का बीन हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा है ना, और डू का डन हो जाएगा। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को एक तरीके से वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है ना। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना। इसका इस्तेमाल भी हम कई तरीके से करते हैं है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे बी का क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग, डू का डूइंग। अब देखो ज़्यादातर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वर्ब के 3 रूप होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो सही है, मोटे मोटे तौर पर एकदम सही है बात कि वर्ब की 3 रूप होते हैं, V1 V2 V3 है ना। लेकिन वर्ब की इस तरह से 5 अवस्थाएं होती हैं हमारी। तो देखो इसमें V1 तो कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा V1 है ना, ईट डू। इसके अलावा ये हो गई, ये जो एक तरीके से ये जो वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना, ये हो गई V2। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसको आप एक तरीके से परफेक्ट फॉर्म जो है ना, इसको आप कह सकते हो V3 है ना। लेकिन इस तरह से वर्ब की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो इनका जो है हम विभिन्न तरीके से प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। ये जो बी है ना, इसके कई रूप, बी का हम कभी इस्तेमाल करते हैं इजारेम के रूप में, बी का कभी हम इस्तेमाल करते हैं वाजवर के रूप में, बी का हम कभी इस्तेमाल करते हैं बीन के रूप में है ना। तो इस तरह से जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है ना, और क्या क्या गलतियां होती हैं देखते हैं। तो एक तो हम बी का इस्तेमाल करते हैं बी प्लस इन्फिनेटिव, बी प्लस इन्फिनेटिव। देखो ये तो हो गया बी का रूप हो गया ना इच, और ये हो गया इन्फिनेटिव, टू टेक, ये हो गया इन्फिनेटिव। इस तरह के सेंटेंस जो बनाए जाते हैं इनका प्रयोग हम करते हैं कि भाई एक प्लान है हमारा है ना, कि भाई कोई अरेंजमेंट है या फिर कोई प्लान है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर इज टू टेक रिगरस एक्शन अगेंस्ट द सैडिनिस्ट। सैडिनिस्ट का मतलब, सैडिशनिस्ट का मतलब होता है राजद्रोही। सेडिशन का मतलब होता है जिसके ऊपर राजद्रोह का आरोप हो है ना, जिसने देश के खिलाफ कुछ काम किया हो, उसको बोलते हैं सेडिशनिस्ट। रिगरस का मतलब होता है कठोर। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, प्राइम मिनिस्टर को राजद्रोही के खिलाफ कठोर कार्यवाही करना है। देखो इस तरह से बनते हैं सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर को राजद्रोही के खिलाफ कठोर एक्शन लेना है, इस तरह से। अगला देखो, शी वॉज टू मेक एन एक्सटेम्परी स्पीच। एक्सटेम्परी, इसको हम एक्सटेम्पोर नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब होता है बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्परी। तो शी वाज, अब यहाँ पे वाज आ गया, तो ये वाज तो हो गया बी की फॉर्म, और ये देखो ये टू मेक आ गया, ये टू मेक हो गया इन्फिनेटिव है ना। तो ये हो गया बी और ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। तो देखो मैंने बताया इसका हम किसी भी तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, इज टू, आर टू, वाज टू, वर टू, एम टू है ना, किसी भी रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, शी वाज टू मेक एन एक्सटेम्परी स्पीच, उसको एक तात्कालिक भाषण देना था। शी वाज टू मेक एन एक्सटेम्परी स्पीच, उसको एक एक्सटेम्परी स्पीच देनी थी, ये इसका मतलब हुआ ना। तो इस तरह से जो है एक प्लान, चाहे आपका बीते समय का प्लान हो या आने वाले समय का प्लान हो ना, इस प्लान को हम इस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अगला देखते हैं इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। और एक हम इसका प्रयोग करते हैं ड्यूटी को दिखाने के लिए। देखो ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी होती है आपका सेल्फ ऑब्लिगेशन। देखो एक तो ऑब्लिगेशन होता है कि आपको बाहर से कोई, आप किसी ने बाहर से आपको जो है फोर्स किया, एक होता है आप खुद, आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा आपको फोर्स करती है ना, उसको बोलते हैं ड्यूटी। तो ड्यूटी को दिखाने के लिए भी, जैसे कि वी आर टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो ये जो टू और ये हो गई टू, ये तो हो गया हमारा इन्फिनेटिव, और ये आर हो गई बी की अवस्था, बी की फॉर्म है ना, ये हो गया बी और ये हो गया इन्फिनेटिव। सेप्टुजिनेरियन, सेप्टुजिनेरियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी की उम्र 70 से 79 के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं सेप्टुजिनेरियन है ना। तो इसको याद रखना। और अगर जो 80 वर्ष में है भाई, ये तो हो गया 70 वर्ष के लिए, 80 वर्ष में उसको क्या बोल देंगे, ऑक्टाजिनेरियन। जो 90 वर्ष की अवस्था में है उसको बोल देंगे नोनाजिनेरियन है ना। तो इस तरह से याद रखना। जो 60 वर्ष की अवस्था में है उसको बोल देंगे सेक्साजिनेरियन है ना। तो वी आर टू लुक आफ्टर अवर सेप्टुजिनेरियन पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे 70 वर्षीय पेरेंट्स की देखभाल करना है। यानी कि हमारे पेरेंट जो कि ये जो 70 के दशक में चल, मतलब एक तरीके से उनकी उम्र क्या है 70 से 79 के बीच में है, उन पेरेंट्स की देखभाल करनी है, ये हमारा दायित्व है।
तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है ना, एक तरीके की ड्यूटी है ये हमारी, इस ड्यूटी को हमें फुलफिल करना है। क्या ड्यूटी हमारी? वी आर टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब केयर करना, देखभाल करना। वी आर टू लुक आफ्टर आवर सेप्टुजेनेरियन पेरेंट्स, कि हमें हमारे सेप्टुजेनेरियन पेरेंट्स की देखभाल करनी है। इसी तरह से देखो, आई एम टू चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना फटकारना। हिम फॉर हिज कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है अपराध में सहभागिता। आई एम टू चेस्टाइज हिम फॉर हिज कॉम्प्लिसिटी, आई एम टू चेस्टाइज हिम फॉर हिज कॉम्प्लिसिटी, कि मुझे उसे उसकी अपराध में सहभागिता के लिए डांटना फटकारना है। यानी कि मुझे उसकी जो है ना फटकार लगानी है, मुझे उसे डांटना है। किस बात के लिए? उसकी अपराध में सहयोगी होने के लिए मुझे उसे डांटना है ना। एक तरीके से हो गया ना, एक अरेंजमेंट हो गया, या एक तरीके की ड्यूटी कह सकते हो कि मेरा कर्तव्य है यार कि वह मेरा दोस्त था या वो मेरा बेटा था, तो मैं जो है उसे फटकारूँ, है ना, उसको जो है एक तरीके से फटकार लगाऊं। तो आई एम थ्रू चेस्टाइज हिम फॉर हिज कॉम्प्लिसिटी, मुझे उसे उसकी अपराध में शामिल होने के कारण जो है फटकारना है। तो इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखो, टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर, तो ये देखो ये आर, ये तो हो गया बी की फॉर्म, और ये देखो यहाँ पे ये टू रिमेन आ रहा है, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, है ना। तो इसको ऑर्डर को व्यक्त करने के लिए, है ना, ऑर्डर का मतलब है कि भाई आपको करना पड़ेगा, एक तरीके से मामला मस्ट है, आपको जरूर करना पड़ेगा ये। द कन्फाइंड परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है दोषी, कसूरवार। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड का मतलब है जो कैदी हालत में है ना, जिसको, जैसे कि आपने क्या किया, किसी को जेल में बंद कर दिया, किसी को उसके घर में बंद कर दिया, उसके मूवमेंट को सीमित कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्फाइंड बोलेंगे ना। तो द कन्फाइंड परपेट्रेटर्स की यानी कि ऐसे कसूरवार जो कि बंदी हालत में हैं, आर टू रिमेन इन जेल, उन्हें जेल में ही बने रहना है। कब तक? टिल फर्दर ऑर्डर्स, अगले ऑर्डर आने तक कैदियों को बंदी हालत में ही जेल में बने रहना है। यहाँ बने रहना ऐसे मतलब है कि उन्हें बने रहना होगा, ये ऑर्डर है। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स आर टू राइट, ये आर तो हो गई बी की फॉर्म, और टू राइट ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, है ना। देयर रोल नंबर्स एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, है ना, बिल्कुल क्लियर कट, एकदम साफ साफ। तो क्या ऑर्डर है अगला, है ना, स्टूडेंट्स आर टू राइट देयर रोल नंबर्स एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि विद्यार्थियों को अपने रोल नंबर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखने हैं। इसका मतलब है कि भाई विद्यार्थियों को अपने रोल नंबर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखने होंगे, ये ऑर्डर है। अगर रोल नंबर ठीक से नहीं लिखे ना, तो हो सकता है कॉपी जांच ना की जाए आपकी। तो ये बिल्कुल एक ऑर्डर है, इसका पालन करना होगा। तो इस तरह से भी हमें इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और यूज देखते हैं। अब ये जो लास्ट यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इस तरह के सेंटेंस जो है ना आपको एडिटोरियल में अक्सर मिलेंगे। क्या होता है इस तरह के सेंटेंस में? देखो ये वाज, ये तो हो गई बी की फॉर्म। इसके बाद में इसमें आता है टू हैव, ये क्या है? परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाती है। परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम हैव के साथ। ये देखो टू हैव और V3, टू हैव और V3, है ना। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। ये जब इन्फिनिटिव से संबंधित हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब उसको देख लेंगे इसको, है ना। तो आई वॉज टू हैव रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब है प्रतिशोध लेना। बट आई चेंज्ड माई माइंड, है ना। आई चेंज्ड माई माइंड, इसका मतलब क्या है आई चेंज माई माइंड का? कि भाई मैंने जो है ना मैंने अपना मन बदल लिया, अंतिम समय में मैंने अपना मन बदल लिया। बट आई चेंज्ड माई माइंड का मतलब है कि मैंने अपना दिमाग परिवर्तित कर लिया, या मैंने अपना मन बदल लिया। कि आई वॉज टू हैव रिटेलिएटेड, कि मुझे उससे बदला लेना था। यहाँ बदला लेना था का मतलब है मुझे बदला लेने का काम पूरा कर लेना था, एक्शन को कंप्लीट कर लेना था। हैव लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, उसका मतलब है इस काम को कंप्लीट कर लेना था, मुझे उससे बदला ले लेना था, ये काम कर लेना था। बट आई चेंज्ड माई माइंड। देखो बी प्लस टू हैव का हम प्रयोग करते हैं टू शो दैट ए प्लान्ड इवेंट, कि कोई इवेंट था, कोई योजना थी आपकी, उस योजना को अंजाम देना था, लेकिन वो योजना पूरी नहीं हो सकी, डिडंट हैपन, लेकिन वो योजना पूरी नहीं हो सकी। तब आप क्या करोगे? आपकी कोई योजना थी लेकिन वह योजना पूरी नहीं हो सकी, तो उसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे? उसको दिखाने के लिए बी प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, बी प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। इस वाक्य को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, किस तरह से? कि आई वॉज टू रिटेलिएट, इस तरह से नहीं कह सकते आप, है ना। आई वॉज टू रिटेलिएट
बट आई चेंज्ड माई माइंड, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे क्या बता रहे हो, बट आई चेंज्ड माई माइंड, कि आपने बदल दिया है ना, कि भाई ऐसा नहीं हो सका। बट आई चेंज माई माइंड का मतलब है कि आपको ये काम करना था लेकिन ये काम नहीं हो सका। तो जब ये काम नहीं हो सका तो इसको परफेक्ट में लिखो, इसको लिखो टू हैव और रिटेलिएटेड, मुझे बदला ले लेना था लेकिन मैंने अपना जो है हो नहीं सका ये काम, बट आई चेंज माई माइंड। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज टू हैव रिवील्ड द हिडन प्लान्स ऑफ हिज राइवल। राइवल का मतलब हो गया प्रतिद्वंदी, और रिवील का मतलब है खुलासा करना, प्रकाश में लाना। हिडन का मतलब है सीक्रेट, छिपा हुआ। ही वॉज टू हैव रिवील्ड द हिडन प्लान्स ऑफ हिज राइवल, उसे उसके प्रतिद्वंदी के छिपे हुए इरादों का खुलासा करना था, बट द सर्कमस्टांसेस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने से रोका। यानी कि कोई व्यक्ति था, वह उसके प्रतिद्वंदी के इरादों का खुलासा करना चाहता था लेकिन खुलासा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि कुछ परिस्थितियों के चलते वह रुक गया। रुक गया का मतलब है जो एक्शन होना था वो एक्शन हो नहीं पाया। तो जब वो एक्शन नहीं हो पाया तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे हम। बी की फॉर्म आ गई वाज, और वाज के साथ में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखोगे तो आएगा। अब अगर हम यहाँ पे मैं परफेक्ट इन्फिनेटिव ना लिखूं, मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई ही वाज टू रिवील, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पीछे मैंने एक लाइन जोड़ रखी है, बट द सर्कमस्टांसेस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, यानी कि ये काम हो नहीं सका, यानी कि ये काम हो नहीं सका। तो जब कोई काम हो नहीं सका और होना था, जब कोई काम होना था और हो नहीं सका, उसे दिखाने के लिए आप क्या करते हो, उसे दिखाने के लिए आप बी के साथ में परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी कि टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। तो कॉमन एरर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एडिटोरियल में तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको लगातार देखने को मिलते हैं। तो यही इसका फाइनल मतलब हुआ कि उसे उसके प्रतिद्वंदी के इरादों का खुलासा करना था लेकिन परिस्थितियों वश वह ऐसा नहीं कर सका।